हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाली शिफ्टों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। वैसे तो दोस्तों आज हमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे तो चलिए उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, यानी कि मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में जो है वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 का क्या जो है आपका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को तो भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में जो है वर्णित है। 4 का 1 होगा दोस्तों, ठीक नहीं, इसे कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का 1 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखें तो नीति निर्देशक तत्व जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 48, इसमें जो है कृषि पशुपालन को जो है आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर जो है संगठित करने के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 48 का है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण सुधार करना तथा देश में वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह अनुच्छेद 48 के ए में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 देखें तो इसमें जो है राष्ट्रीय महोत्सव स्मारकों स्थानों और वस्तुओं को जो है रक्षा संरक्षण प्रदान करना, ये जो है अनुच्छेद 49 में कहा गया है। यानी कि जो भी भारत के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो स्थल हैं, उसको जो है संरक्षण करने की बात कही गई है अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 जिसमें घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 108 जिसमें जो है संसद के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 108 में। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टीपू सुल्तान शासक कब बने थे। तो टीपू सुल्तान जो कि 1782 में पिता की हत्या के बाद जो है मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं। तो 1782 इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो टीपू सुल्तान जो कि पिता की हत्या के बाद जो है 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें जो है मैसूर का शेर के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 1782 से लेकर 1799 तक शासन करते हैं। जब यह 17 वर्ष की अवस्था में थे तो उसी समय जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1767 से 69 तक चलती है। भाई देखें तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य होता है। नेक्स्ट तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के मध्य होता है। वही देखें तो टीपू सुल्तान जो कि 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसी में जो है यह मृत्यु हो जाती है, यानी कि वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर था। भाई देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी पटना थी। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगारी से संबंधित एक प्रश्न था, ये कन्फर्म तो नहीं मिल पाए थे। तो बेरोजगारी से संबंधित जो भी बेरोजगारी आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन जो किस रूप में पूछे गए थे। देखें तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि श्रमिक कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच में जो बेरोजगारी कारण होती है वह उसे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट घर्षण बेरोजगारी जो कि नौकरियों के बीच में संक्रमण के दौरान जो उत्पन्न होती है बेरोजगारी, उसे
घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी जो कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी जो कि पूरे वर्ष मांग में जो है भिन्न भिन्नता के कारण जो है बेरोजगारी जो होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो यह जो है भारतीय जो गवर्नर है आरबीआई के, यह 25वें गवर्नर है, तो यह भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो 23वें जो गवर्नर जो कि रघुराम जी राजन, उसके बाद जो है उर्जित पटेल बने जो कि 24वें गवर्नर थे। उसके बाद वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो आरबीआई की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। वहीं देखें तो इसे जो है हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर जो है इसको स्थापित किया गया था। यानी कि हिल्टन यंग कमीशन जो था इसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखें तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई देखें तो इसका 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो कि 4 क्षेत्रों में स्थित हैं। ये जो 4 स्थानीय बोर्ड हैं देश में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 स्थानों पर स्थित हैं। यानी कि आरबीआई के जो 4 स्थानीय बोर्ड हैं वह इन 4 शहरों में स्थित हैं। भाई देखें तो आरबीआई का जो मुख्य कार्यालय जो था पहले शुरू में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था मुख्य रूप से वो कलकत्ता में थी, लेकिन बाद में जो इसे है 1937 में परिवर्तित करके मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिला की जो साक्षरता दर था वो 65.46% था। तो 65.46% इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर था वह 74.04%, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता दर था वह 82.14% था। ये पुरुषों की साक्षरता दर है। वहीं देखें तो महिलाओं की साक्षरता दर जो कि 65.46% था। तो इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो भील जो कि कुल अनुसूचित जनजाति संख्याओं का जो है 37.7% योगदान रखती है। यानी कि भारत में जो कुल जो जनजातियाँ निवास करती है उसमें जो है भील की जो प्रतिशत है वह 37.7% है। नेक्स्ट देखें तो बंगाली जो कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सीएम चंद्रमौली जो कि 2011 के जनगणना के लिए जो है यह भारत के रजिस्ट्रार जनरल थे। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व थी। वहीं देखें तो भारत में जो है केरल और बिहार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। यानी कि सबसे अधिक जो साक्षर है वो केरल में, सबसे कम बिहार में थी। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेबल टेनिस में 0 स्कोर को क्या कहा जाता है? तो 0 स्कोर को जो है लब कहते हैं। तो लब इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 238 है। तो 238 इसका करेक्ट आंसर होता। ये जो है मैंने कल के शिफ्टों में क्वेश्चन करवाया था राज्यसभा एवं लोकसभा से संबंधित। तो इसलिए कहते हैं जो भी एनालिसिस करवाया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। लोकसभा को देखें तो लोकसभा का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा को जो हम सभी जो है प्रथम या निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा को जो है इन सभी नामों से भी जानते हैं। और लोकसभा को जो है हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो लोकसभा का जो गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। वहीं देखें तो इसमें अधिकतम जो सदस्यों की जो संख्या है वह 552 है, जो कि 530 प्लस
20+2 के रूप में है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो कुल 545 है, जो कि 530 + 13+2 के रूप में है। इसमें सबसे अधिक जो सीटें हैं जो कि यूपी में 80 है, उसके बाद राजस्थान में दूसरे स्थान पे जो कि 25 सीटें हैं। इसमें जो है गणपूर्ति के लिए कुल 1/10 सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए, जो कि 55 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखें तो राज्यसभा, जिसके गठन का बारे में जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है, इसे जो है द्वितीय सदन या उच्च सदन या अस्थाई सदन कहते हैं। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। वहीं देखें तो इसका गठन जो कि 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, राज्यसभा का गठन। इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 250 है, जिसमें 238 + 12 के रूप में है। वहीं देखें तो वर्तमान में जो है इसमें कुल 245 सदस्य हैं, जो कि 233 + 12 हैं। इसमें अधिकतम जो सदस्य हैं वह यूपी का है, जो कि 31 सीटें रखती हैं। उसके बाद राजस्थान, जो कि 10 सीटें राजस्थान से हैं। इसमें जो है गणपूर्ति के लिए भी 1/10 सदस्य होना चाहिए, जो कि 25 सदस्य होते हैं। वहीं देखें तो राज्यसभा में जो है कुल 12 सदस्यों का जो मनोनीत है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की ये जो 12 सीटें हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहीं देखें तो लोकसभा में जो कि 2 सीटें हैं ये भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कुल देखा जाए तो 14 व्यक्तियों का मनोनीत किया जाते हैं। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी जो है कौन सा टीम जीती थी? तो सैयद मुस्तफ़ा ट्रॉफी जो है पंजाब के द्वारा जीता गया था। तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पंजाब जो कि बड़ौदा को जो है 20 रनों से हरा दी थी। तो उप विजेता जो कि बड़ौदा रहा था। तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिंदी के कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो गुड़ गोबर करना मुहावरे का जो अर्थ होता है किसी अच्छी चीज़ को बर्बाद करना या उसकी अवशेषता को खत्म करना, गुड़ गोबर करने का अर्थ होता है। वहीं देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है दूसरे के नाम पर काम करना। नेक्स्ट पूछा गया था क्षत्रिय का तद्भव रूप पूछा गया था। तो क्षत्रिय का जो तद्भव जो शब्द होता है खंडहर, खत्री, खप्पर, खम्भ, ये सभी जो कि क्षत्रिय का तद्भव शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो बदमाश का विलोम शब्द जो कि शरीफ होता है। नेक्स्ट पूछा गया था खंडन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो खंडन का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन, अलगाव, ये सभी जो कि खंडन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।